नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो रोजगार कैसे निपटेगी नई सरकार, इसमें आपका स्वागत है। एनडीए 3.0 की सरकार तो बन गई है, लेकिन नई सरकार के सामने चुनौतियों की भी कमी नहीं है। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती है युवाओं को रोजगार मुहैया कराना। खासकर रिक्त पदों को नहीं भरे जाने को लेकर युवाओं में खासी नाराज़गी देखने को मिली है। जो परीक्षाएं हुई भी हैं तो उनमें से कुछ के पेपर लीक होने से मामला अटक गया है। फिलहाल तो रोजगार के मोर्चे पर सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार को और क्या कुछ करने की ज़रूरत है। इस पर भी हम जानकारों की राय लेंगे और साथ ही इस वक्त रोजगार के नए मौके कहाँ कहाँ बन सकते हैं, उसको लेकर नई सरकार को कहाँ पर फोकस करना चाहिए, नई सरकार के एजेंडे में रोजगार किस पायदान पे होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस तीसरे टर्म में सरकार के सामने अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने के साथ ही कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती रोजगार को लेकर है। पढ़े लिखे युवाओं की बढ़ती फौज को रोजगार देना सरकार के लिए किसी भागीरथी प्रयास से कम नहीं होगा। दरअसल बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष कई बार मोदी सरकार को घेर चुकी है। साथ ही इस चुनाव में भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना। खासकर खाली पड़े सरकारी पदों को भरने में कोताही को लेकर सरकार पर लगातार आरोप लगे। जो परीक्षाएं हुई भी तो कुछ मामलों में पेपर लीक मामले ने खेल बिगाड़ दिया। ऐसे में सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये अहम सवाल है। राज्यसभा में सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े थे। ऐसे में इन खाली पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। खासकर परीक्षा होने से लेकर भर्ती तक की एक टाइमलाइन तय करना और सफलतापूर्वक परीक्षा करवाना भी सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की कोशिश नहीं की। अपने पिछले 2 कार्यकाल में सरकार ने स्वरोजगार की दिशा में स्टार्टअप से लेकर मुद्रा योजना को खूब बढ़ावा दिया, लेकिन शायद ये योजनाएं या तो पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाई या फिर युवाओं को इसके प्रति रुझान पैदा करने में सरकार नाकाम रही। बता दें कि मुद्रा योजना में सरकार बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। पिछले कारोबारी साल में मुद्रा लोन के तहत रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोन युवाओं में बांटा गया, लेकिन जितनी लोकप्रियता इस योजना को मिलनी चाहिए थी, शायद नहीं मिल सकी। वहीं पहले से चली आ रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दायरे को और बढ़ाने के साथ ही इसे युवाओं में लोकप्रिय बनाना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। फिलहाल तो ग्लोबल लेवल पर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जाहिर है आने वाले समय में स्किल्ड लोगों की भारी तादाद की जरूरत होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को पुख्ता रोड मैप तैयार करना होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 7.9% थी। अक्टूबर 2023 में यह बढ़कर 10% के लेवल पर पहुंच गई। वहीं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट रिसर्च सेंटर के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक 40% है, तो यूपी में यह आंकड़ा 22% का है। ऐसे में इन आंकड़ों के साथ देश भर में बेरोजगारी के आंकड़े में कमी लाना है तो सरकार को एक्शन मोड में आना होगा और ऐसे संसाधन तैयार करने होंगे जो न केवल रोजगार परक हों, बल्कि देश में विकास की बयार को नई दिशा देने वाले भी हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं दिलीप चेनॉय, पूर्व महासचिव फिक्की और पूर्व एमडी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। साथ ही हमारे साथ हैं अतुल जोशी, फाउंडर एंड सीईओ ऑयस्टर कैपिटल के। और हमारे साथ हैं सुनील गोयल साहब, जो कि एमडी हैं ग्लोबल हंट के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जी, सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा, चूँकि चुनावी नतीजों के बाद ये चर्चा बहुत ज़ोर से हुई कि चुनाव के दौरान विपक्ष रोजगार को लेकर बहुत हमलावर था, तो अब ये बात हो रही है कि नई सरकार के एजेंडे में जो रोजगार के मुद्दे हैं वो किस पायदान पे होंगे, उसको लेकर बहस चल रही है। आपके हिसाब से रोजगार का मामला कितना गंभीर मामला है और नई सरकार की प्रायोरिटी में आप इसे कहां देखते हैं? तो मिथिल जी, आपका जो रिपोर्ट है वो एक तरीके से बिल्कुल सही है कि कहीं आपने कहीं कहीं उसके अनएम्प्लॉयमेंट के जो जो या रोजगार पैदा करने के लिए कई जो चैलेंजेस हैं उनको बड़े हाईलाइट किए। मैं आपको
इन तीनों को एक तरीके तीन हिस्से में बांटना चाहता हूँ। एक आप देखें जो सरकारी जॉब्स है, जो अपने करीब 9 लाख के अधिक जो सरकारी जॉब्स जो खाली पड़े हुए हैं उनको भरने का, उसका तो एक इमीडिएट रणनीति होनी चाहिए। और जैसे आपने बताया कि एग्जामिनेशन पेपर लीक करना, ये करना, उसके लिए वो बड़े सिंपल से तरीके के सॉल्व कर सकते हैं। उसको एक तरीके से उसका एक कोर ग्रुप बनाना चाहिए और एक टाइमलाइन बनाना चाहिए, और अगले 6 महीने में इसको एक तरीके से रिजॉल्व कर लेना चाहिए। ये एक 100 डे प्लान का, 100 डे एजेंडा का ये एक प्लान होना चाहिए। दूसरा जो आप देख रहे हैं, जो अलग जो अनएम्प्लॉयमेंट है नॉन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें दो चैलेंजेस हैं। पहला एक जो चैलेंजेस हैं कि अभी जो है कई युवा के पास नौकरी नहीं है या जॉब नहीं है, और इंडस्ट्री में कई जगह पोस्ट खाली जा रहे हैं। जैसे आपने सरकारी जॉब्स में वैकेंसी दिखाई, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में जॉब्स एक तरीके से खाली जा रहे हैं। तो उसको मैच करने के लिए एक शॉर्ट टर्म, यानी कि 1 साल में एक प्लान बनाना चाहिए, और इसको अलग अलग जगह जा करके इंडस्ट्री के साथ जॉब फेयर्स करना चाहिए। और अगर कोई खामियां हुई लोगों को, तो उसमें एक स्किल डेवलपमेंट के एक टाइम प्रोग्राम करने चाहिए। तीसरा अगर आप देखें तो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि अगर आप देखें एग्रीकल्चर में काफी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, और एग्रीकल्चर जो फार्मर्स इनकम बढ़ाने का एक तरीका है कि जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं उनको नॉन एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज में एक तरीके से जॉब्स क्रिएट करना। उसमें एक तरीके से देखना चाहिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हाई इनकम जॉब, हाई जो है जॉब क्रिएशन सेक्टर्स, जिसमें जैसे फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल्स हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो, लेदर, उसमें फोकस करना चाहिए। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि इन जो बात आपने बताई है इनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। लेकिन अतुल जी, एक तो होता है कि रोज़गार को लेकर आपकी लंबी प्लानिंग होती है, क्योंकि सरकार तो अगले 5 साल के लिए है, तो आप एक लंबी प्लानिंग करते हैं और उस हिसाब से आप रोज़गार क्रिएट करते हैं। लेकिन जिस तरह से रोज़गार का मुद्दा उछला इस चुनाव में, उसकी गंभीरता को देखते हुए, चूँकि इस साल महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में चुनाव भी होने हैं, उसको देखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि क्विकली अगर कहीं पर रोजगार जनरेट करना हो तो वो सेक्टर कौन से होंगे जहां पर ये जल्दी से हो सकता है? देखिए, 2 टाइप के रोजगार क्रिएट करने होंगे। एक होगा जो व्हाइट कॉलर जॉब्स जिसको कहते हैं, जैसे क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एटसेट्रा। तो वो एक बनता है। और दूसरा हिस्सा जो बनता है वो है जो ग्रेजुएट नहीं है, शायद उसने 10th भी पास नहीं की हो, जिसको हम ब्लू कॉलर जॉब्स कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि ब्लू कॉलर जॉब्स का जब तक की सवाल है, तो काफी सारी जो हमारे पास डेटा है फैक्ट्रीज में, खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, आज की तारीख में ब्लू कॉलर जॉब्स की बहुत डिमांड है, लेकिन लेबर मिल नहीं रहा है। तो कई सारे प्लांट्स में हमने देखा है कि खास करके अप्रैल मई में कि ब्लू कॉलर जॉब्स की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा थी और लोग आ नहीं रहे थे, लोग वेकेशन के लिए चले गए थे या नौकरी पे वापस नहीं लौटे। ऐसे कई सारी चीजें हैं। ये सब कब होता है कि जब इंसान के पास कुछ ऑल्टरनेटिव हो। अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है तो वो वापस आएगा, नौकरी ढूंढेगा, नौकरी मिल जाएगी। जब तक कि व्हाइट कॉलर जॉब्स का सवाल है, यस, थोड़ा बहुत वहां पर प्रेशर हमको दिख सकता है। और जैसे कि चिनॉय साहब ने कहा कि गवर्नमेंट की जॉब से एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसको अगर हम फिस्कल के मुद्दे नजर देखें तो ये एक नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर हम इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती देखें फिस्कल कंसोलिडेशन में, वो है हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस, जो है सैलरी, वेजेस, पेंशन। ये हमारा बहुत ही बड़ा परसेंटेज रेवेन्यू का लेके जाता है। लगभग 82% हमारा है। ठीक है। 3 चीजों में बढ़ जाता है: सैलरी, वेजेस, पेंशन, इंटरेस्ट और सब्सिडीज। इंटरेस्ट और सब्सिडीज को अगर हम निकाल दें तो बाकी का सारा पैसा हमारा जॉब्स में चला जाता है। तो सरकार भी ये ट्राई कर रही है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंस जो है सैलरी, वेजेस का, वो कैसे कम किया जाए। तो दोनों के बीच में बैलेंस रखना है, फिस्कल को भी मुद्दे नजर रखना है और जॉब क्रिएशन को भी मुद्दे नजर रखना है। तो बात आ जाती है फिर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर या पीएसयूज के ऊपर कि क्या वहां पर हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं व्हाइट कॉलर्स के लिए या नहीं। और वहीं पे मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का जो
विकास की तरफ झुकाव रहा है, खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर मल्टीपल सेक्टर्स में, रिन्यूएबल एनर्जी ले लीजिए, रेलवेज ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, मल्टीपल सेक्टर्स में गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है उसमें काफी सारी जॉब्स क्रिएट हो रही है, और वो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकता है। आप इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें तो ये इतना इजीली सॉल्वेबल नहीं है। ओके। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बेरोजगारी की जो ब्यूगल बजाई गई थी विपक्षों के द्वारा, हाँ। उसमें इच्छा, जैसे बेरोजगार की डेफिनेशन इकोनॉमिकली दो है, आप सक्षम है, क्वालिफाइड है, लेकिन क्या आपकी इच्छा है काम करने की। तो मेरे ख्याल से जो दूसरा पॉइंट है कि क्या आपकी इच्छा है काम करने की, मेरे ख्याल से काफी युवा वर्ग काफी बड़ी तैनात में ऐसा है कि जिसको प्रीसेट डिटरमाइंड एक आइडिया होता है कि मुझे यही जॉब चाहिए, अगर ये जॉब नहीं मिलेगी तो मैं काम नहीं करूंगा, और काफी सारी बेरोजगारी जो आप कह रहे हैं अतुल जी, मैं थोड़ा इससे डिसएग्री करता हूं सर। आप बात जो कह रहे हैं उसमें एक हाफ ट्रूथ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं जो जॉब चाहता हूं मैं वही करना चाहता हूं। ठीक है, एक पॉकेट्स में आप ये कह सकते हैं। आप देखिए कि 9.5 लाख से ज़्यादा पद अभी खाली हैं, है ना, उसको नहीं भरा गया है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते ना कि भाई वो करना नहीं चाह रहे हैं इसलिए भरा नहीं गया है। वो तो फॉल्ट है ना सर, नहीं भरा जा रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे, जैसे कि आप बाकी लोग भी इस बात को एग्री करते हैं कि जॉब क्रिएशन नहीं है सर, और ये बात कहीं ना कहीं सरकार के जहन में है, और इसीलिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसका इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं, बेशक वो स्लो है या उसमें और काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, मुद्रा योजना है, तमाम तरह की योजना है। तो अगर हम, ठीक है, आप जो कह रहे हैं उसमें एक हाफ ट्रूथ हो सकता है, लेकिन क्या हम ये पक्के तौर पर कह सकते हैं कि यही प्रॉब्लम है जॉब मार्केट में जो आप कह रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो एंटायर इकोसिस्टम है उसमें मल्टीपल रीजंस है बेरोजगारी के, और ये भी एक रीजन है कि लोगों के पास अगर जॉब्स है तो वो करना नहीं चाहते। मैं आपको दूसरा एग्जांपल फार्मर्स का दूंगा। आज की तारीख में खेत में अगर हम देखें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो मजदूरों की जरूरत है लेकिन मजदूर मिल नहीं रहे, ये भी एक हकीकत है। अगर हम शहर में देखें तो जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हम कहे जाते हैं, जैसे कि ड्राइवर्स है, तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। अगर हम फैक्ट्रीज को देखें तो कई सारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ये वर्कर्स की जरूरत है, ब्लू कॉलर की, मिल नहीं रहे हैं। जी तो सर, आप जो कह रहे हैं, नहीं, आप जो कह रहे हैं सर, मैं अगर आपकी बात से सहमत हो जाऊं, मान लूं, लेकिन क्या हमें इसके पीछे की वजह तलाशनी चाहिए कि अगर आपको एग्रीकल्चर लेबर चाहिए, लेबर चाहिए, आपको नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या आप उस तरह से पे कर रहे हैं? अगर आपको ट्रक ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं तो क्या आपने वजह तलाशने की कोशिश की कि ट्रक ड्राइवर क्यों नहीं मिल रहे हैं, कितना ल्यूक्रेटिव है ट्रक ड्राइविंग? क्या इन बातों के ऊपर अगर आप इसको ल्यूक्रेटिव बनाएंगे सर, तो ऑब्वियस है कि लेबर मिलेंगे आपको या ट्रक ड्राइवर मिलेंगे, लेकिन क्या वो ल्यूक्रेटिव पोस्ट है या ल्यूक्रेटिव जॉब है जिसकी वजह से वो लोग वहां पर जाएं करें? नहीं, ये बात तो आपकी बात सही है कि यस, इसको सॉल्यूशन क्या है इस चीज का। मेरे ख्याल से एक सॉल्यूशन ये भी है कि जब हम उसको इकोनॉमिकली कॉम्पेंसेट करते हैं तो एक बात वो हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, आज की तारीख में डिग्निटी ऑफ लेबर इंडिया में, मान लीजिए कि एक आदमी कहता है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ वर्सेस बोलता है कि मैं अकाउंटेंट हूँ, तो उसको देखने का नजरिया लोगों का सोशली बहुत डिफरेंट होता है। तो वो डिग्निटी ऑफ लेबर हम क्रिएट नहीं कर पाई है, और ये मेनली मैं ब्लेम करूंगा अपनी एजुकेशन सिस्टम। राइट सर, ठीक है। अब सुनील जी, आप बताइए सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नई सरकार के सामने 3 ऐसे बड़े सेक्टर कौन से आपको दिख रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि नई सरकार अगर वहां पर ध्यान दे दे तो एक इमीडिएटली एक जॉब क्रिएशन हो सकता है? देखिए, मैं इसके अंदर पूरे जॉब सीकर्स को अगर मैं डिवाइड करूं आज के डेट में, तो हमारे यहाँ जो अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स है, जो सेमी स्किल्ड या अंडर स्किल्ड सिस्टम्स हैं, वहाँ 18 साल से 22 साल या 25 साल तक के लोग होते हैं जो काम करते हैं। और 18 साल से 25 साल के लोगों को अगर हम देखें, हमारी टोटल जनसंख्या ले लें तो लगभग 18 से 25 में लगभग 14 करोड़ लोग हैं। और जो स्किल्ड वाले लोग हैं वो 22 साल के बाद जनरली लोग आते हैं मार्केट में, अपना ग्रेजुएशन या MBA मास्टर्स करने के बाद आते हैं। वो 22 साल से 30 साल की उम्र में आते हैं। गवर्नमेंट की भी लिमिटेशन है 28-30 साल तक के लोग एग्जाम्स दे सकते हैं। वो पॉपुलेशन आप देखें तो वो लगभग 22 से 30 साल के बीच में लगभग 15 से 16 करोड़ लोग हैं आज के डेट में टोटलिटी, क्योंकि हमारी कंट्री में एवरेज एज 70 ईयर्स का है और 140 है, तो एवरी ईयर 2 करोड़ का पॉपुलेशन हमारे यहाँ एडेड होता है। तो आज की डेट में अगर हम देखें इसको डिवाइड करके दोनों पार्ट में,
मुझे लगता है कि हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और हमारे यहाँ लोग भी हैं और दुनिया हमारे लोगों को भी चाहती है। जो प्रॉब्लम एरिया है वो प्रॉब्लम एरिया है कैलिब्रेशंस का, कि जो ये पीपल एबिलिटीज़ हैं या ट्रेनिंग्स हैं या स्किल्स हैं, जो आपने कॉम्पनसेशंस की बात करी हैं कि रिस्पेक्टेबल कॉम्पनसेशंस होना चाहिए, ये एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है, वेल कैलिब्रेटेड नहीं है पूरे सिस्टम में। यानी अगर आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक्चुअली पिछली बार एक एनसीपी करके एक पोर्टल भी स्टार्ट किया था, नेशनल करियर पोर्टल सर्विसेज करके, स्पेशली लोगों को आके कि जॉब रजिस्टर्ड कीजिए, कंपनीज को उन्होंने ऑप्शंस दिए थे आप आके रजिस्टर्ड कीजिए उसको, बट उसकी कैंपेनिंग या उसके पीछे एक्टिविटी वैसे नहीं हो पाई जैसे किसी एक वैक्सीनेशन की एक्टिविटीज़ होती है। देखिए जॉब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे लगता है लोगों की बेसिक प्रॉब्लम है इसको, तो ये इसको कोरोना से कम इम्पैक्टेड मत समझिए। अगर आप लोगों के प्रॉब्लम को जैसे वैक्सीनेशंस के लिए प्रमोशंस होते थे या पोलियो के लिए प्रमोशंस होते थे, उसी तरह जॉब को भी लेके सरकार हो या सिविल सोसाइटीज़ हो या ऑर्गेनाइजेशंस हो या पीपल हो, उसको भी उसी तरीके से सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अगर वो पूरा सिस्टम, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट का इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है जो 10 सालों से चल रहा है, हमारे यहाँ एनसीपी पोर्टल है जहाँ पे लोग आके रजिस्टर कर रहे हैं, हमारे यहाँ बाकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईटीआई, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब आईआईटी से लेके नीचे आईटीआई या ग्रेजुएशंस या जो भी है, हर तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडस्ट्री के हिसाब से लोगों को ट्रेंड करना और उसको एक कैंपेन की तरह पूरे साल 12 महीने, मुझे लगता है कि सालों साल वो कैंपेन चले, कहाँ जॉब क्रिएशंस हो रही है, कहाँ लोग ट्रेंड हो रहे हैं, उन लोगों को कहाँ मोबिलाइज किया जाए, कौन से देश इंडिया से रिक्रूट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे उनके बैकग्राउंड चेक्स, वेरिफिकेशंस हो, सारे सिस्टम्स का एक प्रोसेस हो। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया था एनसीपी का, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एलेबोरेटेड इनिशिएटिव है, बट उसके पीछे उसकी जो एक कैंपेन है, जो उसके पीछे एक रिगर है, मुझे लग रहा है वो रिगर मिसिंग है, जिससे कि जॉब सीकर एंड एम्प्लॉयर दोनों मीट ही नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं एक सिंगल ब्रिज पे। और वो नहीं मीट करने की वजह से, अगर आज मैं इंडस्ट्री बोलूँ, आपके सवाल का जवाब दूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतनी ग्रोथ हो रही है हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ग्रोथ हो रही है, ऑटोमोबाइल है, सेमीकंडक्टर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बढ़ रही हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है। हर इंडस्ट्री में अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं और हर इंडस्ट्रीज़ में आपको वाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, सेमी वर्कर्स, वर्कर हर कोई चाहिए, बट उसका ना तो कोई एक डिफाइंड डेटा है हमारे पास, ना कोई एक कैलिब्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, ना ही ये पता है कि एक डैम का जो एक्सपर्ट, एक लेबर जिसने मान के चले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम किया है, अगर दूसरी जगह हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम हो रहा है तो क्या उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा सकता है? तो या तो वो पार्सली एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। तो ये जो सारी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, मुझे ये लगता है कि जो एनसीपी का जो इनिशिएटिव है नेशनल करियर पोर्टल का, उसको अगर हम रेगुलर तरीके से, कैंपेन तरीके से, मैं तो बोलता हूँ कि उसको तो जैसे कोरोना वैक्सीनेशन का प्रमोशंस होता था, पोलियो का प्रमोशंस होता था, एक पॉपुलेशन कंट्रोल का जो प्रमोशंस होता था, अगर उसको हम उस रिगर पे लेके चले, बिलीव मी, अगर मुझे लगता है कि 2, 4, 5 साल में स्थिति बहुत ही बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में 9.5 लाख पोस्ट की हम बात करते हैं, अगर वो भर भी जाएंगे, कितने परसेंटेज लोगों को नौकरी मिलेगी? देखिए हम 15 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, ऑप्शन देखने होंगे, राइट? करोड़ में 10 लाख तो, हाँ, 9.5 लाख तो एक डेटा है। चलिए एक आप कह सकते हैं कि वहाँ पर पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, हमें तो मल्टीपल ऑप्शन तलाशने होंगे, कहाँ हम रोजगार के मौके बढ़ा सकते हैं। उसको लेकर आपने बहुत महत्वपूर्ण राय दी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब दिलीप सर, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, चूंकि जब हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो कुछ आंकड़ों को भी देखना चाहिए, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 7.9% थी, है ना, जो बढ़ के अक्टूबर 2023 में 10% के लेवल पे पहुंच गई। और आप देखिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा 40% है बेरोजगारी दर, यूपी में 22% है। तो ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं जिसको एड्रेस करना चाहिए अब? तो मिथुन जी, एक तो मैं कहना चाहूँगा, जो आप अतुल जी से जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आपने कहा ना ये 9.2 लाख, जो 9.2 लाख कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर आप देखें इन 9.2 लाख के लिए उससे 100 गुना या
1000 गुना लोग उस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। हाँ, ठीक बात। एक तरीके से वो बिल्कुल जॉब मार्केट में नहीं होते, तो एक तरीके वो देखना चाहिए। तो जो अगर आप जो आंकड़े की बात कह रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में जो आंकड़े हैं, तो इसमें एक डायरेक्ट कोरिलेशन है उसमें एग्रीकल्चर डिपेंडेंस पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, और जो और कई प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे, जिसको देखते हुए लोग जो गांव में बसे हुए हैं, अगर जगह बसे हुए हैं, उनको अगर कोई घर में कुछ मिलता है तो वो लोग ये कोई बाहर जाके काम नहीं करना चाहते। तो एक तरीके से वो भी एक तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। वो अतुल जी भी कहने की ये कोशिश कर रहे थे, और बड़ी जोर से ये हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एक हाथ में सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को, और जैसे आपने शुरू में कहा था, अभी यूपी के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, और जब नीतीश जी मिले थे प्रधानमंत्री से, उन्होंने कहा था कि बिहार में भी अर्ली चुनाव कराने चाहिए। तो उसमें ये एक तरीके से आगे बढ़ के मुद्दा होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको एक बहुत ही मिली जुली तरीके से उसको एड्रेस करना चाहिए। और कई एक सुझाव आए हैं इस आपके प्रोग्राम में, तो उनको लेकर के स्टेट गवर्नमेंट्स को एक तरीके से देखना चाहिए। दूसरा जो है, एक बहुत बड़ी समस्या है जो गवर्नमेंट ने पिछले कई बजट्स में एक तरीके से अनाउंस किया था, वो आत्मनिर्भर के प्लान में अनाउंस किया था, लो कॉस्ट वर्कर हाउसिंग। अगर आप देखें तो लोग जो हैं शहर में कहीं काम करने जाते हैं, अर्बन सेंटर्स में काम करने जाते हैं, उनको रहने के लिए एक बहुत असुविधा होती है, और इसलिए राइट। ये बड़ी बात है जो आप सुझाव दे रहे हैं, ये सब बहुत ज़रूरी सुझाव हैं और इसके ऊपर निश्चित तौर पर अमल होने चाहिए। अतुल जी, बिल्कुल संक्षेप में सर, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि चूँकि ये फुल फ्लेज बजट होगा इस बार का, तो जब अगले महीने बजट आएगा तो क्या इस बजट में रोजगार का मुद्दा बहुत प्रमुखता से रखा जाएगा, इस बात की उम्मीद की जाए? अतुल सर। देखिए, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट दो चीजें करेगी। गवर्नमेंट को पता है एक शॉर्ट टर्म में अगर इनको मुद्दा आगे बढ़ाना हो रोजगार का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना हो, तो अभी जो बजट की प्रोविजन की गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो 11,11,000 करोड़ की है। मेरे ख्याल से वो बढ़ा के 12 लाख करोड़ की जाएगी बजट पे, ताकि गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ कम से कम हर महीने एक्सपेंस करके अपने आप बढ़ा सके। दूसरी चीज, मनरेगा की तरफ जो गवर्नमेंट का प्रोविजन था, वो उन्होंने धीरे धीरे कम करने की कोशिश की थी। मेरे ख्याल से ये साल अगेन फिर से मनरेगा को प्रोडक्टिव भी बनाने की कोशिश करेंगे, प्लस उसमें प्रोविजन भी ज्यादा बढ़ाएंगे, ताकि रूरल एम्प्लॉयमेंट को एड्रेस किया जा सके कि 135 दिन के बदले 150 दिन या 170 दिन का प्राविधान आ सकता है। ये एक दूसरा स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है, लेकिन ज्यादा मेरे ख्याल से बजट में वो नहीं कहेंगे। ये इनडायरेक्ट प्रोविजंस करके रोजगार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बड़ा जॉब क्रिएटर सेक्टर रहा है, उस लिहाज से सुनील जी, मैन्युफैक्चरिंग में आपको कितनी गुंजाइश अभी दिख रही है? बहुत ज़्यादा गुंजाइश है मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो। और मुझे आपने स्टेट्स लाइक बिहार की बात करी, और मैं तो बताता हूँ जिस स्टेट्स में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, जहाँ पे भी है, मुझे लगता है कि वहाँ के गवर्नमेंट्स को, फैक्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को फ्री में लैंड दे देनी चाहिए, टैक्स फ्री कर देना चाहिए उनके मुझे लगता है कि जितने राज्य हैं इनके आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए कि कौन सा राज्य कितने फैक्ट्रीज, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने अट्रैक्ट कर रहा है। और उसके लिए आप जो भी कर सकते हैं सरकार के स्तर पे आप कीजिए। और बिलीव मी, जैसा बताया हमारे पैनलिस्ट ने कि कोई भी आदमी अपने घर के पास जॉब करने में ज़्यादा खुश है, तो अगर वो करते, तो मुझे लगता है गुजरात में भी आज से 20 साल पहले वैसा ही कुछ हुआ था जो बार बार इंटरव्यूज़ में आते हैं। तो मुझे लगता है कि हर स्टेट अगर अपने यहाँ कंपनीज को अट्रैक्ट करता है लैंड फ्री देके, टैक्स फ्री देके, मैन्युफैक्चरिंग को करके, तो बहुत सारी कंपनीज जाके सेटअप करेंगी। आप अपने लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल कीजिए, कंपनीज को माहौल दीजिए काम करने का, वो जाके अपने सेटअप करेंगे और आप ही के लोगों को काम मिलेगा। वो बाहर से तो लोग लेके आएंगे नहीं सारे के सारे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि कुछ इनिशिएटिव्स रिगर लिए जाएं पूरी तरीके से। एक रिवोल्यूशनरी रिगर लाने की जरूरत है एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर हम बातें करेंगे, कभी हम एजुकेशन को गैप बताएंगे, कभी लोगों का गैप बताएंगे, कभी सरकार का गैप बताएंगे, इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ये बात जो आप कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, अतुल जी आपका, दिलीप जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि नई सरकार के सामने रोजगार को लेकर जो चुनौतियां होंगी उससे नई सरकार कैसे निपटेगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।